मुर्तजा के पास हैं, वापस से अगर लिखना चाहो तो जरा से देख लो। जितने भी आईएएस हैं वो सारे जो है सर मुर्तजा कायद जो है वो आपको जो है वो कवर करवाएंगे। लास्ट अटेम्प्ट में जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं उसमें से फॉर्चुनेट समझ लो 26 मार्क्स का जो पेपर बना था वो आपके पास, हम इंशाल्लाह जब पास पेपर से करेंगे, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, एक इन्होंने बड़ा चैप्टर जो है ये FAR 1 के अंदर डाला है, दैट इज करेक्शन ऑफ एरर्स, और यू कैन से दैट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और यू कैन से दैट एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट। और एक इन्होंने जो है एनपीओ और यू कैन से दैट जो आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसका इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इस तरह डाला है। और ये तकरीबन समझ लो 20-25 साल से मैं पढ़ा रहा हूं तो कभी इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एनपीओ में नहीं डाला था। ये फर्स्ट टाइम इन्होंने लास्ट टाइम मार्च में डाला और इसका सवाल भी डाल दिया। तो ये तुम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा और अल्हम्दुलिल्लाह वो डेफरल मेथड आ भी गया जो हमारे पास होगा। कितने स्टूडेंट्स हैं इन्होंने पहले थोड़ी बहुत अकाउंटिंग पढ़ी भी है? ठीक है। और मतलब इंटर कॉमर्स में पढ़ी है या ये एएफ मतलब आईए के अंदर ए लेवल्स? चलो ठीक है। ए लेवल्स के बैकग्राउंड से कितने हैं? 1 2 3 4। इंटर कॉमर्स, अच्छा जी। अब क्या है कि जो इंटर कॉमर्स वाले हैं हो रहा है, इंटर कॉमर्स वाले जो है उनको थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो डेबिट क्रेडिट जो है, अच्छा जिन्होंने आज तक अकाउंटिंग पढ़ी नहीं है वो कितने हैं? वो ऑडियंस वो ज्यादा है। लेकिन जितने भी ए लेवल्स वाले हैं या इंटर कॉमर्स वाले भी हैं, अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा गैप तो आया ही है, डेफिनेटली एक रिकॉल की तो जरूरत है। और ये थोड़ा सा हम फास्ट फॉरवर्ड जाएंगे बेसिक अकाउंटिंग के अंदर और इंशाल्लाह इसको कवर करने के बाद जो है साथ साथ सर मुर्तजा की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी और इन द मीन टाइम मेरी भी ये क्लासेस। लेकिन ये सारे टॉपिक्स तो जब आएंगे जब सबसे पहले सारी बेसिक कवर हो जाएगी। एक हैंडआउट आप लोगों को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जरा सा पहले उसको देख लो तो ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा कि हमें क्या क्या चीजें बेसिक अकाउंटिंग के अंदर जो है कवर करनी है। थोड़ी सी रेगुलर क्लासेस लगाएंगे और बनती कोशिश, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि 100% इधर ही आओ तो ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। थोड़ा सा अभी बर्डन ले लोगे तो FAR 1 जो है आसान हो जाएगा। मींस क्या है, सारे कॉन्सेप्ट इधर क्लियर कर लोगे तो आपको ग्रेजुअली ज्यादा जल्दी समझ में आने लग जाएंगी बातें। मिल गया सबको एंड आगे का ये आगे दे दो ना। मिल गया था। ये एक हैंडआउट जो है खासा आपको एक ठीक लग रहा होगा, इसमें से काफी सवालात हम इंशाल्लाह जो है वो क्लास में ही करेंगे, लेकिन बहुत सारा होमवर्क में भी दिया जाएगा जो साथ साथ करते जाना। जितना काम करोगे डेफिनेटली इतनी जल्दी समझ में आ जाएगा। हैंडआउट दे दो इधर, इधर बच्चे हैं बेटा किसी के पास? और है कितने स्टूडेंट्स के पास रह गए? 1 2, इधर सब गर्ल्स को पूरे हो गए बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और बनवा दो जल्दी से। अच्छा जी, जरा सा
जरा एक आध जरा आगे दे दो जरा सा, अभी जरा शेयर कर लें फिर इसके बाद आ जाएंगे भी ना। देखो बेसिक अकाउंटिंग के अंदर हमने सबसे पहले जरा सा एंट्रीज का बड़ा काम आएगा आपके पास आईएएस के अंदर, जब वो बल्कि इवन आप टैक्स के अंदर डेफर्ड टैक्स वगैरह जब भी पढ़ रहे होगे तो आपको एंट्रीज पता होनी चाहिए कि लायबिलिटी किस तरह से रिकॉर्ड करनी है, एक्सपेंस किस तरह रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंस को क्लोज किस तरह करना है, रेवेन्यूज किस तरह से आपको रिकॉर्ड करनी है। तो ये शुरू की जो है वो बेसिक अकाउंटिंग की जो है सारी एंट्रीज है। अगर इसमें जो है हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिहाज से डबल एंट्रीज बनाएंगे, जर्नल लेजर जो है वो आपके बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस कंप्लीट आउट करेंगे, नहीं ये मैंने तुम्हें शेयर कर दिया है, उसको भेज दो यार। तो डबल एंट्रीज के बाद अगर आप देखो तो एसेट लायबिलिटीज कैपिटल का जो है एक टॉपिक बनाने के बाद, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाने के बाद हमने सेकंड जो है थोड़ी सी बेड डेट्स की एडजस्टमेंट होगी। आगे देखना था, आगे जाइएगा जरा, आगे आगे जाओ, कौन से पेज नंबर पर है देखो सर। ये फैन ऑफ कर दो रही मिजर का यार, बेड डेट्स का चैप्टर है, पेज नंबर जरा देख लो 16। ये 16 तक आप डबल एंट्रीज, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस इसके अंदर, और इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी, जिसके अंदर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट वगैरह हम बनाएंगे, ताकि आगे जो आपके रेगुलर जो टॉपिक्स होंगे उसके अंदर जब एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है तो आपको पता होना चाहिए सारे एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होते हैं, और बैलेंस शीट में उसको किस तरह से रिपोर्ट करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो हम बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट भी बनाएंगे साथ साथ। अच्छा, इसके बाद बेड डेट्स के बाद थोड़ा सा हमने डेप्रिसिएशन के कुछ टॉपिक्स डाले हैं, कुछ अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स डाले हैं। ये नॉर्मल 4-5 टॉपिक के बगैर तुम FAR1 के अंदर जो है अच्छी पोजीशन नहीं बनेगी। तो ये हमारा हार्डली 30 से 35 घंटे की जो है थोड़ा सा तेज हम जाएंगे और इसको हम कवर करेंगे बेटा। स्टार्ट में लूंगा वेरी फर्स्ट टाइम जो है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस से, बिल्कुल इनिशियल जो स्टूडेंट वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं, बल्कि एक काम ये करते हैं कि माशाल्लाह ए लेवल्स वाले भी बैठे हैं, पहले उनसे जरा पूछ लें, फिर इंटर कॉमर्स वालों से पूछ लें। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड बिजनेस? कारोबार, तिजारत, धंधा। हाँ भाई, ए लेवल्स बिजनेस, वेरी गुड बेटा। एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड, दुनिया की कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके बीच में प्रॉफिट का एलिमेंट आ जाए, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। अब जरा गौर से सुनना कि हमारे पास दोनों ऑर्गेनाइजेशन की जो है अकाउंटिंग तुम्हारे FAR1 के अंदर है। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो भी गौर सुना, एक और भी डेफिनेशन होती है, सारी लिखवा दूंगा, पहले जरा सुन लो। The primary, secondary and the final objective of a business is to earn profit and profit. कोई भी काम बगैर मुनाफे, बगैर प्रॉफिट के नहीं किया जाता, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। अब इधर से एक बात शुरू हुई है कि देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, और तुम्हारे FAR1 के अंदर सरप्राइजिंगली दोनों ही इन्वॉल्व हैं। सर क्या मतलब? एक हो गए प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस और एक हो गए आपके पास नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी NGOs तुम्हें दिखती हैं, सारे नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं,
जिसका एक 20 नंबर का वेटेड चैप्टर तुम्हारे FAR 1 के अंदर है। इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट बिल्कुल सेपरेट बनती है, इसका भी ऑडिट होता है, इसका भी ऑडिट होता है। फॉर एग्जाम्पल सैलानी वेलफेयर का आपने एक नाम सुना होगा, बहुत बड़ा इदारा है, बाकायदा CEO है, उनका पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, साल की ऑडिट रिपोर्ट निकलती है, उनके सारे स्टेक होल्डर्स के पास जाते हैं जो उनके ट्रस्टी हैं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे आपके पास एदी फाउंडेशन है, अंसार बरनी है, JDC है, बहुत सारे ऐसे। ये तमाम की तमाम, कोई बता सकते हैं इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा फर्क क्या है? इसके अलावा जाहिर सी बात है ये तो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। इससे बड़ा ये लोग कोई जो है गुड्स सेल आउट करते हैं, यानी कि एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज होता है। किसमें? प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस यानी रेगुलर बिजनेस में। नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन आर टोटली रन विद द चैरिटी। जो आप लोग आपके जो है चैरिटी में जो फंड्स देते हैं, डोनेशन देते हैं, जो आप समझ लो कि जो ज़कात देते हैं, इन पे टोटली ये डिपेंड करती है। जो आपके पास लेगेसी से विरासत में कोई जो है मरते हुए, अभी मैं लास्ट कोविड में 2017 में इस तरह भी हो जाता है। एक खातून थी, माशाल्लाह ऐसी खातून सबको ही मिले, तकरीबन 50 करोड़ रुपए जो है वो अकलौती, मतलब उनके कोई था नहीं, तो वो सारा एदी फाउंडेशन को देके गई 50 करोड़ रुपीस। ये 2017-18 की बात बता रहा हूँ। अब एक लेगेसी के अंदर जो विरासत में मिला है, उसके रिटर्न में उन्होंने तो कुछ नहीं लिया, वो विरासत में लिख के गए कि सारा का सारा पैसा आप एदी फाउंडेशन में दे दीजिएगा। इधर क्या हो रहा है? प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस के अंदर आपके पास एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज होते हैं, यानी हम जो है पैसे देते हैं और हम गुड्स लेते हैं, या हमें पैसे मिलते हैं और हम उसके एक्सचेंज में क्या देते हैं? गुड्स देते हैं। तो आपके पास FAR 1 के अंदर यूं समझ लो 80% जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे प्रॉफिट ओरिएंटेड है, और 20 नंबर का जो ये NPO का सवाल है जिसके अंदर हम अकाउंट्स बनाएंगे इसके, वो नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस से रिलेटेड है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा है बच्चे। जो मैट्रिक क्लास का बच्चा जब वेरी फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ने आता है तो सबसे पहले उसको डेफिनेशन ऑफ बिजनेस बता दी। एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस, और द सेकंड डेफिनेशन इज द प्राइमरी कॉमा सेकेंडरी एंड द फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। फिर बताया देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस एंड नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस। दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनती है, दोनों ही तुम्हारे कोर्स का हिस्सा है। अच्छा जी, आपके पास नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस? वेरी गुड, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस। क्या थे? नेम देम। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस, सर्विस बिजनेस। देखो ये भी तुम्हारे कैफ के लिहाज से सारी चीजों में अगर ये तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ जाए, यानी नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग, बातें नहीं करो भाई, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस, एंड नंबर 3 सर्विस बिजनेस। कोई बताएगा पहली जो है टाइप का जो बिजनेस है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस? नाम से पता चल रहा है। इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वी ऐड रॉ मटेरियल, लेबर, डिफरेंट एक्सपेंसेस टू मेक अ प्रोडक्ट। टू मेक अ, कोई भी प्रोडक्ट बनते हैं, टेक्सटाइल मिल हो गई, गारमेंट्स फैक्ट्रीज हो गई, आपका शू मेकिंग फैक्ट्रीज हो गई आपके पास, all are included in the manufacturing business. In manufacturing business we add raw material, labor, different expenses to make a product, and after making that product we sell out at above cost. बनाने के बाद एक चीज ऐड करना मत भूलना, क्या चीज? प्रॉफिट।
इसको आप डिटेल में जो पढ़ते हो अपने पास कॉस्ट अकाउंटिंग में, दैट इज योर कैफ 3 ना। कैफ 3 के अंदर तुम डिटेल में कॉस्ट अकाउंटिंग में ना सारी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पढ़ते हो। एफआर 1 के अंदर जहां तक ताल्लुक है, तुम सारा का सारा वो ये डे फर्स्ट को आपको अगर क्लियर हो जाए ना, आप बिलीव करो आपको सारी अकाउंटिंग आसान हो जाए। जब कैफ 3 की जब भी क्लास लेने बैठो, अपने आप को हमेशा जिंदगी में तस्वुर कर लेना कि तुम जो है कोई कॉस्ट अकाउंटेंट हो किसी भी टेक्सटाइल मिल, किसी गारमेंट्स फैक्ट्री के, यू आर द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। और आप क्या निकालने बैठे हो? टू फाइंड आउट द कॉस्ट, टू फाइंड आउट द। कोई बताएगा? एक एक्स्ट्रा बात पूछ रहा हूं, कॉस्ट सही फाइंड आउट करना क्यों जरूरी है? किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट, पर्टिकुलर कॉस्ट फाइंड आउट करना क्यों जरूरी है? वेरी गुड, टू फाइंड आउट टू डिटर्मिनेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस। हाउ वी कैन सेट द सेलिंग प्राइस? अगर आपने कॉस्ट प्राइस सही डिटरमाइन नहीं करी, एक मिसाल दे रहा हूं, आपने मेरे कॉस्ट अकाउंटेंट ने बोला कि यार इसकी प्राइस जो है सर बनाने की कॉस्ट जो है वो 50 रुपए है, हमने इसको 70 रुपीज में बेच दिया। 5000 यूनिट बनाए थे, 5000 के 5000 यूनिट बिक गए, लास्ट में हिसाब करा हम फिर भी लॉस में जा रहे हैं। ये कैसे? 50 रुपए का बना, मैनेजमेंट ने डिसाइड करा 20 रुपए प्रॉफिट रखो, 50 रुपए का मारकर 70 रुपए में बेच दिया, लास्ट में सारा फाइनलाइज करा फिर भी आप नेट लॉस में जा रहे हो। इन्वेस्टिगेट हुआ, पता चला भाई कॉस्ट अकाउंटेंट ने, एक मिसाल देने के लिए बच्चों को, कि इतना बड़ा फैक्ट्री का रेंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं करा था। फैक्ट्री का रेंट, जो फैक्ट्री थी उसका रेंट कॉस्ट में शामिल नहीं करा था। जब कॉस्ट को वापस से रीशेड्यूल किया गया, वापस देखा गया, इन्वेस्टिगेट किया गया, पता चला 80 रुपए का एक मार्कर पड़ रहा है। आपने कितने का बेचा था? भाई कॉस्ट अकाउंटेंट की गलती है। बोलते हैं तलवार से बारीक, बोलते हैं कि इतना निडल जैसा काम है। यार आप मेरी कंपनी के कॉस्ट अकाउंटेंट बने हो, आपने पहले दिन ही आके इतना बड़ा 30 मार्कर जो है इतना बड़ा काम कर दिया कि 80 रुपए के मार्कर की कॉस्ट आपने मुझे कितनी बताई? 50 रुपए। मैंने आपके कहने पे 70 में बेच दिया, तो तकरीबन कंपनी को 4-5 जो है लाख रुपए का या 40-50 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब आप इतने अवेयर हो गए कि सेकंड टाइम जब कॉस्ट डिटरमाइन करने बैठ रहे हो, जैसे कि आपसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब कोई भी कस्टमर आया है, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बनियान लेकर आया बच्चे की बनाने के लिए, तो आप उसको जो है ना छूटते बोलो 2000 की बनेगी। अब आपको ऑर्डर नहीं मिल रहे, उसने कहा भाई मैंने तो 50 लोगों को आगे कॉम्पिटिटर को दिखाया, कोई 50 रुपए से ज्यादा की नहीं बना रहा, तुम किस 1000 रुपए की बना रहे हो। यानी कि कॉस्ट अकाउंटेंट इनएक्सपीरियंस है। एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं कि इसके पीछे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपको क्या फाइंड आउट करनी होती है? करेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की कॉस्ट सही निकलेगी तो आपकी सेलिंग प्राइस भी सही सेट होगी। अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट सही नहीं निकलेगी तो आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस भी सेट नहीं होगी। बहरहाल ये पूरी डिटेल में बच्चों तुम कैफ 3 में पढ़ोगे। इधर तुम्हारे पास जो कैफ 1 के अंदर, एफआर 1 के अंदर जो पढ़ना है वो आपको ट्रेडिंग बिजनेस पढ़ना है। कोई बताएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस? नाम से बाइंग एंड सेलिंग, और इसके अंदर यू भी कह सकते हो कि इन ट्रेडिंग बिजनेस फर्स्ट वी परचेज द फिनिश्ड गुड्स। फर्स्ट, सबसे पहले तो हम खुद खरीदते हैं। पूरे एफआर 1 के अंदर जितने भी 100% टॉपिक्स के अंदर, नॉन प्रॉफिट को हटा के इसके अंदर 80% सारा ट्रेडिंग बिजनेस है बेटा, सारा का सारा ट्रेडिंग बिजनेस है। आपके पास कोई भी चीज मैन्युफैक्चर नहीं करोगे तो वहां पर सर्विस बिजनेस के अंदर कोई भी काम नहीं है। एक नॉन प्रॉफिट के अंदर आपका एनपीओ 20 मार्क्स है, बाकी सारा 80% है। करेक्शन ऑफ एरर के अंदर भी जितने भी एरर्स होते हैं वो सारा ट्रेडिंग बिजनेस से रिलेटेड ही आते हैं। अब एक काम कर लो, जरा रजिस्टर निकालो जल्दी से, ताकि इतनी चीजों को सिर्फ टू द पॉइंट एक एक लाइन जरा लिख लो। और स्पेशली जिन्होंने अकाउंटिंग वेरी फर्स्ट टाइम पढ़ी है तो वो तो लाजमी लिख लें बेटा, लेकिन मैं तो कहूंगा कि सब ही लिख लो तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, इससे कि फिर वो इसके अंदर हम रूल्स के अंदर आगे चले जाएंगे।
हेडिंग डालो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड बिजनेस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, ये डेफिनेशन ऑफ बिजनेस की हेडिंग डालो। फास्ट बेटा फास्ट, ये सेकंड लास्ट रॉ बेटा, बातें नहीं करो, जल्दी कर लो जरा। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस की हेडिंग डालो, एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस, एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट्स is called business, any activity for seeking profits is called। इसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन में ये चार्ट बना लेना, टू द पॉइंट लिखवा रहे हैं, एक प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस हो गया और एक हो गया आपके पास नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस। थोड़ा सा ज्यादा लिख लोगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। एक आपके पास प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस है और एक आपके पास नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड जो है ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेस है, जिसके अंदर आप जितने भी आपकी एनजीओज हैं, सैलानी वेलफेयर, फाउंडेशन, अंसार बर्नी ट्रस्ट है, जेडीसी XYZ। प्रॉफिट ओरिएंटेड के अंदर आपके पास जिसके अंदर हम कारोबार फॉर द सीकिंग ऑफ प्रॉफिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड बिजनेस, प्रॉफिट ओरिएंटेड। नेक्स्ट हेडिंग डालना इसके बाद, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, there are 3 different types of business। Number 1, manufacturing business। एक काम करो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में साथ इसकी डेफिनेशन भी लिख लो, ताकि साथ के साथ हो जाएगा। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सिखाए, आगे लिख लो, इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वी ऐड रॉ मटेरियल, labor and different expenses to make a product। In manufacturing business we add raw material, labor and different expenses to make a product, and after making that product we sell out at above cost। प्रोडक्ट बनाने के बाद उसके अंदर हम प्रॉफिट ऐड करना नहीं भूलते, जो कि असल डेफिनेशन है आपके पास बिजनेस की। In manufacturing business we add raw material, labor and different expenses to make a product, and after making that product we sell out at above cost। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस की डेफिनेशन को, यही सारा तुम्हें FAR1 के अंदर जो है आपका जितना भी है वो सब ट्रेडिंग बिजनेस पे डिपेंड करता है। इन ट्रेडिंग बिजनेस फर्स्ट वी परचेज्ड द फिनिश्ड गुड्स। In trading business, first we purchased the finished goods। finished goods को inverted comma में लिख देना, प्योर अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी है बच्चे, FINISHED, finished goods। और इसके आगे लिख लेना रेडी फॉर रीसेल पर्पस। फिनिश्ड गुड्स की डेफिनेशन, रेडी फॉर रीसेल पर्पस, बिल्कुल तैयार हूं जो बेचने के लिए। फिर सुनो, इन ट्रेडिंग बिजनेस फर्स्ट वी परचेज द
सबसे पहले तो हम खुद खरीदेंगे एंड देन रीसेल एट अबव कॉस्ट, एंड देन रीसेल एट अबव कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल करके लिख लो, इम्तियाज स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, जितने भी आपके पास, जितने भी आउटलेट्स बने हुए तुम्हारे पास, ये सारे बेस्ट एवर एग्जाम्पल है आपके पास ट्रेडिंग बिजनेस के। बनी बनाई चीज हम खरीदते हैं, उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करते हैं और उसको फिर सेल आउट कर देते हैं। सर्विस बिजनेस की हेडिंग डालना, रिटेलर्स। रिटेलर्स भी लिखो, इसकी एग्जांपल में रिटेलर्स लिखो, वो भी इसी में आएंगे, बस वो बना नहीं रहा हो बेटा, वो मैन्युफैक्चरर से ले रहा है, वो बल्क क्वांटिटी में ले रहे हैं, रिटेल वाले सेपरेट बेच रहे हैं। दोनों ट्रेडिंग बिजनेस में, होलसेलर भी और रिटेलर भी और मिडिल मैन वाले भी, जो खरीद के उसके ऊपर जो है वो बेच देते हैं, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। सर्विस बिजनेस की डेफिनेशन लिखो, इन सर्विस बिजनेस वी रेंडेड सर्विसेज। फिजिकल कमोडिटी नहीं होती, याद रख लेना बेटा, सर्विस बिजनेस के अंदर कभी भी फिजिकल गुड्स शामिल नहीं होते। इन सर्विस बिजनेस वी रेंडेड सर्विसेज, RENDED, खिदमत देना, वी प्रोवाइड लिख लो, वी प्रोवाइड सर्विसेज and against that services we charge prices, and against that services we charge prices। एग्जाम्पल्स लिख लीजिएगा, बैंकर्स, स्टेट एजेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स, टीचर्स, ये जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब कौन है? सर्विस प्रोवाइडर्स। आपके FAR 1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका काम ट्रेडिंग बिजनेस से है, लेकिन अब ये लोगों ने MCQs डाले थे इस दफा, किसी को पता है MCQs डाले या खत्म कर दिया हम लोगों ने? हाँ आए थे ना, उसके अंदर देखना ये जितनी भी, भाई इधर देख लो, लास्ट में तो मैं कह रहा हूँ, ये उस वक्त जब वो 2 मार्क्स से आदमी 48 में ही फेल होता है ना, वो जरा सा सुन लेते तो वो हमेशा का रिग्रेट ही रहता है। चैंपियन बनोगे तो बहुत जरा पता जाएगा, जरा समझ लो। बनती कोशिश तो हर चीज लिखवा देते हैं, लेकिन कभी कभार जो है वर्बल कम्युनिकेशन, मैं तो कभी भी रेकमेंड नहीं करता अपने किसी स्टूडेंट को, हर एक चीज अपने पास रिटन डाउन करके जाया करो, चाहे वो तुम्हारी जो भी मादरी जबान हो। आप ये समझ लो बहुत ही होशियार कि ये जितने भी टीचर इतने 2-2, 3-3 घंटे की क्लास में, सबसे बड़ा मैं कहता हूं कि लूप होल इस क्वालिफिकेशन के अंदर यही है कि पूरी 3-3 घंटे की क्लास में बच्चा स्ट्रेट सुनता रहता है। आपकी इतनी लिसनिंग कहां से अच्छी हो गई यार? आधे से ज्यादा लेक्चर तुम्हें, और उसको फिर जाके घर पे रिवाइज करना। कोई भी ऐसी चीज हो जिसके अंदर, ये एक एक्स्ट्रा बात कह रहा हूं, किसी में क्या 1, 2, 3 आइदर कोई भी हो, वर्बल बीच में जब टीचर बोला इधर से इधर माइनस करके इधर लिख देना, उस वक्त तो समझ में आ गया भाई, पूरे 100 क्या 200 400 बैठेंगे जब भी समझ में आ जाता है। ये बात होती है कि बाद में आपको याद रहता है या नहीं रहता है। अपने पास जिस तरह से भी क्लू हो, पॉइंट हो, ये मेरी एक रिकमेंडेशन है, चाहे वो जिस चीज की भी तुम क्लास ले रहे हो उसको जरूर लिखा करो। अब ये याद रख लो, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि 10 नंबर की जो फिल इन द ब्लैंक्स आ रही हैं, उसके अंदर इसमें से कोई भी 1-2 नंबर की फिल इन द ब्लैंक पूछ सकता है कि भाई सर्विस कंसर्न के बिजनेस में क्या है, ये आपके टॉपिक का हिस्सा है। जाके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने सर्विस बिजनेस में लिखवाया है, इन सर्विस बिजनेस वी रेंडेड सर्विसेज एंड अगेंस्ट दैट सर्विसेज वी चार्ज प्राइसेस। और इसकी एग्जांपल में लिख लेना डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स, टीचर्स,
ये बेस्ट एवर एग्जांपल है आपके पास सर्विस बिजनेस की। अभी तक हमने 3 चीजों को कवर करा है। पहली चीज करिए डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, फिर बता दिया टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बताना इसलिए जरूरी था। हाँ, 80% जितना भी टॉपिक है वो सारा प्रॉफिट ओरिएंटेड है और ट्रेडिंग बिजनेस है, और 20% आपके पास एनपीओ है जिसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक 20 नंबर का सवाल है। नेक्स्ट हेडिंग डाल देना जरा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, टाइप्स ऑफ ओनरशिप इन बिजनेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओनरशिप इन बिजनेस। अब इधर से तुम्हारा FAR1 के टॉपिक्स की तरफ हम जाते रहेंगे, बेसिक भी साथ कवर होती जा रही है। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओनरशिप इन बिजनेस। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओनरशिप इन बिजनेस। नंबर 1, वेरी गुड बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप। आगे लिख लीजिएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप, आगे लिख लो सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस। पूरे, चाहे वो एक फैक्ट्री हो उसका एक ही सिर्फ फर्द वाहिद एक ओनर है, चाहे वो एक दुकान हो तारिक रोड पे तो उसका एक ही सिर्फ ओनर है, कोई अगर शॉप कोई इंस्टीट्यूट है उसका फर्द वाहिद एक ही सिर्फ जो है ओनर है, तो ये सर्विस बिजनेस है। यानी अगर एक बंदे की फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप, तारिक रोड पे कोई शॉप है सोल प्रोप्राइटरशिप और ट्रेडिंग बिजनेस, अगर कोई इंस्टीट्यूट है और सिंगल पर्सन का है तो क्या हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप और सर्विस बिजनेस, सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस। सेकंड टाइप की ओनरशिप है पार्टनरशिप। शुक्र करो खत्म कर दी, एक वबाले जान था, बहुत बड़ा टॉपिक था आपके, इस लास्ट अटेम्प्ट से खत्म हुआ है। यानी पार्टनरशिप भी एक बड़ी वेटेड था। पार्टनरशिप, मिनिमम 2 ओनर्स ऑफ द बिजनेस, मिनिमम 2 ओनर्स ऑफ द बिजनेस, कम से कम 2 होने चाहिए, 17 होने चाहिए, फिर 20 के बाद लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बन जाती है, लिमिटेड पार्टनरशिप बन जाती है, वो हमारा कोई कंसर्न नहीं है। बस ये लिख लो मिनिमम 2 ओनर्स ऑफ द बिजनेस, कम से कम 2 होना लाजमी है। हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है कहीं भी नहीं कोर्स में। थर्ड, सारा का सारा टॉपिक इस पर है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। लिख लो बेटा, अब जरा गौर से सुनना, ये तीनों के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म करने में और पार्टनरशिप फॉर्म करने के अंदर कोई लीगल रिक्वायरमेंट की जरूरत, सुबह चाहो, दोपहर चाहो, शाम चाहो, रात चाहो, जब चाहो जब प्रिपेयर कर सकते हो, कोई लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी है, यानी तुम्हें जर्नल पब्लिक से अगर पैसे लेने गैदर करने, तो दुनिया में याद रख लो एक इंटरनेशनल रूल है, किसी इंडिविजुअल के पास कोई राइट नहीं है कि वो आम पब्लिक से, जनरल पब्लिक से पैसा गैदर कर सके। अगर आपको पैसा गैदर करने का बहुत शौक है तो सबसे पहले अपनी कंपनी को क्या करवा लो भाई, रजिस्टर्ड करवा लो। क्या करवा लो, ये तुम्हें जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर तुम्हारे जितने भी FAR1 के अंदर टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे पब्लिक लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के हैं। वो तुम कंपनी लॉ के अंदर जो है डिटेल में पढ़ोगे, हाउ टू फॉर्म, एक आपको जो है लॉयर हायर करना पड़ता है, छोटी बहुत बता दूं, डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस बताना पड़ता है, एक यूनिक नाम रखना चाहिए। जिस तरह से ये वही वाली बात है, एक मेरी दुबई के अंदर जो है एक हमने भाइयों ने जो है वो एक कंपनी बनाई थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो उसके अंदर क्या है कि आपने सारे सजेस्टेड नेम दे दिए और वो आपको, जैसे हम लोग अपने ईमेल एड्रेस में लिखते हैं यार, तो वो बोलता है कि भाई ये वाला मैच नहीं कर रहा, तो उसके अंदर कोई आगे लव वर्ड लगा देता है या पीछे लगा देता है 1986 और 1776 कुछ भी लगा देते हैं कि वो मिक्स एंड मैच ना हो जाए। इस तरह से आपने जब कंपनी फॉर्म करनी है तो आप किसी और कंपनी का नाम नहीं रख सकते हो, आपको एक यूनिक नाम रखना है, नेचर ऑफ बिजनेस बताना है,
डायरेक्टर्स के नाम बताने हैं, एक पूरी फॉर्मेलिटी होती है जो लॉयर आपसे पूछता है कि आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है। अब जरा गौर से सुनना, तुम्हारे FAR 1 के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, तुम्हें इस पब्लिक लिमिटेड कंपनी के सारे फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं बच्चे। तुम्हारे टॉपिक्स में सोल प्रोप्राइटरशिप, हाँ कैश फ्लो के अंदर कुछ जो है कभी कभार सोल प्रोप्राइटरशिप की भी बनती है, लेकिन ज्यादातर तो कंपनी अकाउंट्स के ही आपको कैश फ्लोज बनाने होंगे। करेक्शन ऑफ एरर के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप की आ सकती है, लेकिन आपके पास ज्यादातर टॉपिक्स जो है सारे के सारे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के हैं। अब मेरा सवाल ये है तुमसे, ये बंद करना है, फैन ऑफ कर देना चलो। तो मेरा सवाल ये है, ये जरा इसमें लिख लेना, पार्टनरशिप में लिखा तुम लोगों ने? पार्टनरशिप में क्या लिखा? मिनिमम जॉइंट स्टॉक कंपनी में लिख लीजिएगा, when the company share, कंपनी के जो शेयर्स हैं, जो हमने बिजनेस स्टार्ट करा उस कंपनी के शेयर्स आर फ्लोटेड आउट इन जनरल पब्लिक, वो कंपनी के शेयर्स तुम जो है मार्केट में जनरल पब्लिक को बेचते हो। डेफिनेटली तुम्हें सबसे पहले कंपनी को रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी, वो तुम डिटेल में सारी चीजें पढ़ोगे, उसके क्या रूल्स हैं, क्या है, डायरेक्टर्स क्या है, क्या है। अभी सिर्फ जर्नली सिर्फ ये बताना है, इन जॉइंट स्टॉक कंपनी द कंपनीज शेयर्स आर फ्लोटेड आउट इन जनरल पब्लिक। जो शेयर्स हैं मार्केट में जनरल पब्लिक में बेचे जाते हैं। आसान एग्जांपल, आपने स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा, कराची स्टॉक एक्सचेंज। इसके अंदर जितनी भी कंपनीज के शेयर्स हैं, जितनी भी देखा होगा लोग ट्रेड करते हैं, सुना होगा, और शेयर्स के ऊपर आपको पता होगा शायद डिविडेंड्स मिलते हैं। अब ये सारी चीजें यूज टू कर लो बेटा, सारा FAR 1 FAR 2 सारा का सारा कंपनी अकाउंट्स के ऊपर है। बहुत ही रेयर केस है, लेकिन उससे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप जो है इधर बेसिक अकाउंटिंग में जरा अच्छी कर लेना ताकि समझ में आ जाए। असल में होता क्या है कि अभी हम अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसके अंदर इंशाल्लाह तुम्हें इसके अंदर डिटेल में बता देंगे कि ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी। अच्छा एक और बात, जब जनरल पब्लिक से पैसा लिया है तुमने, तो उस कंपनी का ऑडिट करवाना भी क्या हो जाता है? लाजमी हो जाता है। अगर सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस है, बहुत आसान वे में बताना चाह रहा हूं, मेरा ही पैसा है, कोई सिंगल ओनर आदमी है, सारा कारोबार उसका, सारा प्रॉफिट उसका, सारा लॉस उसका है, वो अपने कारोबार में से चोरी क्यों करेगा? बहुत ही बड़ा मतलब हीरोइन चाहिए, मतलब कहता हूं अपनी जेब से निकाल के दूसरी जेब में डालना, बोला मैंने चोरी करी है। इसीलिए ऑडिट सोल प्रोप्राइटरशिप का करवाना जरूरी नहीं। वो अपने ऑडिट खुद क्यों करवाएगा? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी अथॉरिटीज तो उसके हाथ में। ऑडिट जो करवाया जाता है दैट इज कंपलसरी, जो करवा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, 4 पार्टनर थे, प्रैक्टिकल अप्रोच की, 3 पार्टनर इधर है, एक अमेरिका में रहता था। उसको हर साल ये तीनों पार्टनर जो है वो प्रॉफिट जो है बिल्कुल पहुंचा देते हैं। अभी ये जो है इस दफा आया, बोले नासिर मुझे थोड़ा सा डाउट होता है कि ये कभी भी हिसाब किताब तो भेजते हैं, इनकम स्टेटमेंट भेजते हैं कि ये रेवेन्यूज हुई है, उसने अच्छी काफी मिलियंस की जो है इधर इन्वेस्टमेंट करी हुई है। टोटल 4 पार्टनर्स हैं और तीनों जो है फाइनल अकाउंट्स बना के उसको बेच के और उसका जो भी शेयर है वो दे देते हैं। लेकिन बोले यार एक पता तो होना चाहिए कि ये आया सही कर रहे नहीं कर रहे। मैंने कहा बहुत आसान सी बात है, आप किसी भी आउटसोर्स में किसी फर्म को बोल दो कि भाई ऑडिट कर। तो उसने ये पेशकश जो है अपने सारे पार्टनर्स के सामने रख दी कि भाई मैं ऑडिट करवाना चाहता हूं। और ये पार्टनरशिप कोई लास्ट 10 साल से चल रही है, तो मैं मतलब रियल उसको बता रहा हूं तुम्हें। उसने आज तक कभी ऑडिट नहीं करवाया, बस इसको एक इंस्टेंट आया दिमाग में यार कि बस ये प्रॉफिट एक सेगमेंटेड प्रॉफिट देते जा रहे हैं यार, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन बहुत रिमार्केबल चेंज नहीं आता 10 साल में। तो बस एक डाउट हो गया, उसको बेनिफिट डाउट हो गया कि यार ये सही बना रहे नहीं बना रहे। अब जाहिर सी बात है पार्टनरशिप है तो उसका भी वो भी पार्टनर है। मैं कहा और ये तुम्हारा लीगल राइट है। उन्होंने ई भाई को दे दिया कि भाई ये मेरे फर्म से जो है ना चेक कर लो। तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें 10-15 साल से चल रही थी, वैसे कंपलसरी नहीं था, 10 साल से तो नहीं जा रहा था, वो उसको अकाउंट्स भेज रहे थे, उसके लिहाज से शेयर उसको मिल रहा था और वो कर रहे थे। तो ये इसमें
ऑडिट करवाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में ऑडिट करना लाजमी है। अच्छा, ऑडिट किसी फर्म से क्यों करवाना जरूरी है? नंबर ऑफ शेयर होल्डर तो बेताशा है, पता चला सब के सब कंपनी के बाहर आके खड़े हो गए कि हमें अकाउंट चेक करवाओ, वो बोल रहा है हमें अकाउंट चेक करवाओ, वो बोल रहा है जिसका एक शेयर है, इसे कि तुम्हें पता होगा कि जो शेयर होल्डर आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। अगर किसी का एक शेयर है तो वो भी अपने आप को ओनर बोलता है, जिसका 1000 शेयर हैं वो भी ओनर बोलता है, और जिसका 1,00,000 शेयर है वो भी ओनर है। तो अगर हम सबको अकाउंट दिखाते फिरे तो रात हो जाएगी भाई। तो इसका आसान तरीका क्या है कि आप उसको ऑडिट करवा लो, और इसीलिए ऑडिटर जो अपॉइंट करता है वो आपके जनरल पब्लिक से, यानी कौन करते हैं? शेयर होल्डर्स करते हैं। पता होगा थोड़ा बहुत, अभी नहीं आप पहुंचे इधर तक। चलो आगे बढ़ो, ये तो आगे की बात है। यानी बहरहाल FAR1 के अंदर तुम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ये जो कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितनी भी कंपनी लिस्टेड है ना, इसके अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट लिखो भाई, 4 चीजें हो गई है। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ओरिएंटेड, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओनरशिप इन बिजनेस, हम बेसिक अकाउंटिंग है इंशाल्लाह ये सोल प्रोप्राइटरशिप और इस जॉइंट स्टॉक कंपनी की भी थोड़ी सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना हम सीख लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग की हेडिंग डालो, सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन लिख दो। वो तो एक बहुत बड़ी आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, लेकिन टू द पॉइंट हमें लिखना है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लिख ले बेटा सारे, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस में बोले जाने वाली जबान अकाउंटिंग। Accounting is the language of business. Next heading डालोगे, accounting equation. Next heading डालोगे, accounting equation. अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको डायरेक्टली मैं यूं लिखूं, रिसोर्सेस इन द बिजनेस इज इक्वल्स टू resources supplied by the owner। जो उस बिजनेस का ओनर है उसने जितने भी रिसोर्सेज सप्लाइड करे, डायरेक्टली ये लिखो जरा। अकाउंटिंग इक्वेशन में जो कहा जाए कि दुनिया का सबसे पहला जो स्टेटमेंट जो क्रिएट किया गया ना, ये लिखा हुआ है, रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल्स टू रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें बच्चे। वैसे तो इसलिए टू द पॉइंट लिखवा रहा हूं, वैसे तो पीआरसी वगैरह या आईए के अंदर तो द होल ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, the accounting equation, the whole of the financial accounting is based upon a very simple idea, and the idea is generated as resources in the business is always equals to resources supplied by the owner। जितने भी रिसोर्सेज बिजनेस में लगे हुए हैं बच्चों, वो सारे के सारे रिसोर्सेज किसने सप्लाई करे भाई? उसके ओनर ने। अब नेक्स्ट लिखो, इसके बाद जब ये लिख लिया होगा, resources in the business is equals to resources supplied by the owner। next line में लिखो, in financial accounting resources in the business is called assets। इधर से बात स्टार्ट होती है।
In financial accounting, resources in the business is called assets. भाई अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने बोला जितने भी रिसोर्सेज बिजनेस में लगे हैं, चाहे छोटे लगे हैं बहुत बड़े लगे हैं, जो भी रिसोर्सेज लगे हैं बिजनेस के अंदर, resources in the business is called assets. And in financial accounting, लिखो आगे, and in financial accounting, resources supplied by the owner is called capital. सोचो कि जीरो या स्क्रैच से स्टार्ट करा है कि सबसे पहली अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना बेटा, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल। तो बहुत सारे जो इंटर कॉमर्स वाले सर ये क्या लिखवा रहे हैं, हमने तो पढ़ा एसेट इक्वल्स टू, वो पहले दिन ही बेचारे को मकरूज कर देते हैं, बेचारे गरीब औरबा को बोलते नहीं कारोबार तो होता ही दूसरों के पैसों से। अबे भाई क्यों नहीं होने हो सकता? 2022 में भी तुम्हें मैं इतनी सैकड़ों एग्जाम्पल दे दूं जिसके अंदर अगर 1000 रुपए पूरे कारोबार में लगे हुए तो वो सारे के सारे ओनर के लगे हुए। तो यानी यूं कहो द होल ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड अपॉन अ वेरी सिंपल आइडिया। और आइडिया क्या जनरेट कर रहा है? रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज इक्वल टू रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर। जो उसका बिजनेस का ओनर है उसने जितने भी रिसोर्सेज दिए, तो इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज कॉल्ड एसेट्स एंड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। एक मजे की बात बताऊं, ये 1000 रुपए अगर बिजनेस में लगे तो 1000 के 1000 रुपए पूरे ओनर ने दिए। अगर इधर 1 लाख रुपए लगे हुए तो सारे के सारे किसने दिए? इधर अगर 10 लाख लगे हुए तो ये सारे 1 करोड़ दिए हुए तो ये सारे ओनर ने दिए। ऐसे बिजनेस के पीछे बैंक वाले भागते हैं जिनकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट इक्वल्स टू। अब वो आपके ऊपर होना चाहिए कि क्या क्या बातें तुम इसके अंदर कंसीव करके जमा करके रखते हो आगे जो है। इनकी कोई लायबिलिटी नहीं है, इनके पीछे बैंक वाले आ रहे होते हैं। सर कोई लोन लेने सर 2 लाख का, 2 मिलियन का, 4 मिलियन का। भाई नहीं चाहिए यार, सर कोई तो जरूरत होगी। भाई सारे पैसे हमारे ही लगे हुए हैं, 100 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक, 10 करोड़ तक, सारे के सारे। वो तमाम ऐसे बिजनेस जिसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज लगे वो सारे के सारे किसके लगे वो, तो उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल। बच्चे एसेट्स इक्वल्स टू, आगे लिखो जरा, ऑन द अदर हैंड, ये लिख लेना एसेट इक्वल्स टू कैपिटल, इसको बॉक्स में डाल देना कि पहली अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल। अब नेक्स्ट लाइन से लिखोगे ऑन द अदर हैंड, दोनों बता दूं आपको। ऑन द अदर हैंड इफ रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज सप्लाइड इन 2 वेज, अगर जो बिजनेस में रिसोर्सेज दिए गए हैं वो सप्लाई किए जाए 2 वेज से। On the other hand, if resources in the business is supplied in 2 ways, फिर लिखोगे नेक्स्ट लाइन में that is IE करके लिखोगे, that is resources in the business is equals to resources supplied by other people plus resources supplied by the owner। अब जो अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई है, पहले जितने भी रिसोर्सेज थे वो सिर्फ और सिर्फ फर्द वाहिद यानी ओनर ने दिए थे, लेकिन ओनर के पास हो गए सारे रिसोर्सेज खत्म। तो अब जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनी है
पहले क्या था बेटा, रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज इक्वल टू रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द, तो पहली अकाउंटिंग इक्वेशन की थी एसेट इक्वल्स टू कैपिटल। अब क्या हो गया, रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज सप्लाइड इन टू वेज, दो जगहों से आए। कौन कौन से, रिसोर्सेज सप्लाइड बाय अदर पीपल प्लस रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर। अब जरा देखो, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज कॉल्ड, अपने पास रजिस्टर में लिख लेना, ये तो पहले ही लिखा हुआ है ना, ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है। रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज कॉल्ड एसेट। अब अपने रजिस्टर में लिखो, रिसोर्सेज इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिसोर्सेज सप्लाइड बाय अदर पीपल इज कॉल्ड लायबिलिटीज। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिसोर्सेज सप्लाइड बाय अदर पीपल इज कॉल्ड लायबिलिटीज। और ये तो आपने ऊपर ही पढ़ लिया था कि रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर इज कॉल्ड, हेंस अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इक्वल्स टू बेटा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब इसमें क्या हुआ है, ऊपर वाली इक्वेशन में जरा देखना, 1000 रुपए बिजनेस में लगाए थे, कारोबार में 1000 के 1000 रुपए ओनर ने लगाए थे। इस वाली एग्जांपल में 1000 रुपए बिजनेस में लगे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 800 रुपए सिर्फ ओनर के पास थे। 200 रुपए उसको किसी बैंक से क्या लेना पड़ा, लोन लेना पड़ा, विच वी हैव टू पे बैक। वो एक अलग बात है कि सर ये जब हम लायबिलिटी लेंगे तो उसके ऊपर हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो आपके पास क्या हो गया, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये आपकी हो गई अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके अंदर आपके 3 हेड्स आ गए बेटा, एक आ गया एसेट्स, एक आ गया आपके लायबिलिटी और एक आ गया आपके पास कैपिटल। लेकिन अगर आप यूं देखो, अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसके 1000 रुपए लगे हुए हैं, देखो एक रेशियो एनालिसिस का टॉपिक आएगा तुम्हारा, उसके अंदर हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन का बहुत बड़ा आप कमेंट्री लिखनी पड़ेगी कि कंपनी जो है वेयर द कंपनी इज स्टैंड, तो उसके अंदर आपको यही देखना पड़ेगा। एक एक्स्ट्रा बात समझ में आई तो बता रहा हूँ, 500 रुपए तुमने 500 रुपए ओनर ने लगाए और 500 रुपए उसने बिजनेस से किसी बैंक से जो है ना वो लोन लिया है। अब अगर ये अप्लाई करेगा ना, इसके बाद ये बिजनेस वाला अगर फर्दर लोन की कहीं पे भी एप्लीकेशन देता है किसी और अदर बैंक में, फॉर एग्जांपल एचबीएल से 500 रुपए का लोन ले लिया है, इसको 5 मिलियन कर दो समझने के लिए। अब ये और 5 मिलियन जो है ओनर के थे, याद रख लो इस बिजनेस का अब 1 रुपया भी जो है लोन सैंक्शन नहीं होगा। नहीं बोलते यार लोन सैंक्शन ही नहीं हो रहा, ये बाकायदा पूरा हेड ऑफिस के अंदर बाकायदा एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जहां पे आपका लोन सैंक्शन होता है। आपको अपने फाइनल अकाउंट्स जमा करवाने पड़ते हैं कंपनी को, आपके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट और अप्रूव बाय एनी ऑडिट फर्म, और इसके बाद जो है वो आपकी लोन जो है सैंक्शन करता है बैंक। इस कंपनी को कभी भी मेरे ख्याल से कोई पठान दे दे तो वो एक अलग बात है लोन, लेकिन बैंक वाला कोई इंस्टीट्यूशन वाला नहीं देगा। तो वजह ये है, द रीजन इज बीइंग दैट कि 500 रुपए ओनर के लगे हुए, 500 रुपए ऑलरेडी किसी बैंक के लगे हुए, वो फर्दर 500 रुपए की और उसने एप्लीकेशन दी है, कंपनी पे ही नहीं कर सकती। अच्छा इधर क्या है ऊपर वाले में, जरा समझाने के लिए, ओनर के खुद के पैसे कितने लगे हैं जरा बताना, और लायबिलिटी कितनी ली है, तो तकरीबन 3 टाइम्स जो है ज्यादा उसका कैपिटल लगा हुआ है, तो आराम से पे ऑफ कर सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? ये रेशियो एनालिसिस का एक चैप्टर होगा, उसके अंदर आपका ये अकाउंटिंग इक्वेशन का बड़ी इन्वॉल्वमेंट आ रही होगी कि वो उसके फर्दर पे डेट्स नहीं कर सकता या कंपनी के। अच्छा ये बहुत ही बुरी मानी जाती है, इन्वेस्टर भी कभी इस कंपनी के शेयर्स नहीं लेगा, कभी भी कोई दूसरी कंपनी इस कंपनी के अंदर, ओ भाई
एक कंपनी दूसरी कंपनी में कभी इन्वेस्ट नहीं करेगी। एक कंपनी जब दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करी होती है तो वो उसके फाइनल अकाउंट्स को पहले पूरे अच्छी तरह रीड आउट करती है। अगर कोई ऐसी कंपनी जिसके लायबिलिटी और कैपिटल दोनों सेम हो गए तो आपको क्लियर कट लिखना पड़ेगा कि हमें इस कंपनी में वी हैव डिडंट इन्वेस्ट फर्दर इन्वेस्टमेंट इन दिस कंपनी बिकॉज द कैपिटल लायबिलिटीज ऑफ द पर्टिकुलर ए कंपनी बी कंपनी कंपैरिजन करना होगा। उस वक्त ये तुम्हें अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत काम आएगी। अच्छा, एक और बात, ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन आपके सामने रखा है ये मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप की बनवाई है। ऊपर लिख लेना, सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग इक्वेशन है ये थोड़ा सा इधर थोड़ा सा चेंज करके मैं पढ़ा रहा हूं ताकि याद रखो, इसलिए कि हमें काफी चीजें, कोशिश मेरी पूरी है कि आपको मैक्सिमम जो है कवर करवा दिया जाए, जिसके अंदर जिनका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है उनके लिए भी और जो जिनका नहीं था उनको भी। ये जितनी भी अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी है मैंने ये सोल प्रोप्राइटरशिप की बनाई है। कोई बताएगा मुझे कि जॉइंट स्टॉक पार्टनरशिप की भी यही बनेगी? पार्टनरशिप की भी यही है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप दोनों के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन सेम है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल सेम है। जरा मुझे बताओ, जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी में तो कोई एक ओनर तो होता ही नहीं है कंपनी का। बस ये याद रख लेना, जॉइंट स्टॉक कंपनी की जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है बेटा, होती है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज, अपनी जगह पे ही रहती है। कैपिटल में तो सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस हो जाता है ना, इधर आ जाता है शेयर्स होल्डर इक्विटी। जॉइंट स्टॉक कंपनी अकाउंटिंग इक्वेशन, सबसे बड़ा मेजर फर्क है बेटा, याद रख लेना। अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी, लिख लो भाई। थोड़े से डिफरेंट बेसिक अकाउंटिंग से थोड़ा सा हटकर ज्यादा चीजें कवर करवाना। अभी अगर पीआरसी 4 की क्लास होती, आईए की क्लास होती, कभी भी नहीं बताता, लेकिन तुम्हें पढ़ना यही है ना। इसलिए आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है, जितना मैक्सिमम लिख के जाओगे तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। पब्लिक लिमिटेड कंपनी की अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। वो एक अलग बात है कि इस शेयर होल्डर इक्विटी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। शेयर्स कैपिटल होता है, अभी इसकी बात नहीं कर रहा मैं भाई। शेयर्स प्रीमियम होता है, रिटेन अर्निंग होते हैं, जर्नल रिजर्व्स होते हैं, अदर रिजर्व्स होते हैं। आपका पूरा FAR 1 के अंदर पूरा एक बाकायदा चैप्टर है जिसके अंदर आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाओगे। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एक बाकायदा पूरा चैप्टर है, यानी इनकम स्टेटमेंट भी बनाओगे, कंपनी अकाउंट, सारी बात हो रही है कंपनी अकाउंट से रिलेटेड। सोल प्रोप्राइटरशिप की इधर है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको ये बनवा दूंगा, एक क्लू, एक फॉर्मेट बना दूंगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। बहरहाल ये सबसे बड़ा मेन फर्क था। 3 हेड्स हमने पढ़ लिए, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। ये एक एक्स्ट्रा बात बताई थी कि शेयर होल्डर इक्विटी के लिए से अलग से लिख लेना। कोई बताएगा बेटा अकाउंटिंग की हेड्स ऑफ अकाउंट्स कौन से? पिलर्स ऑफ अकाउंट्स, व्हाट आर द पिलर्स ऑफ अकाउंट्स? ठीक है, कितने होते हैं बेटा? 5। ये पूरे हेड्स ऑफ अकाउंट्स जो है, सारे स्टूडेंट जो जिन्होंने अकाउंट्स नहीं पढ़ी वो कुछ चीजों को याद रख ले, ये अकाउंटिंग इक्वेशन को याद कर ले। इनफैक्ट ये मिनिमम एक कॉमर्स के स्टूडेंट को, फाइनेंस के स्टूडेंट को ये सारे जितना भी लेक्चर है मेरे लिहाज से याद होना चाहिए। ये हेड्स ऑफ अकाउंट्स है, जिसका दूसरा नाम मेरे ख्याल से पिलर्स ऑफ अकाउंट्स भी है, कि पूरी अकाउंटिंग जो है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन पिलर्स के ऊपर है। अभी अभी आपने पढ़ा, बताया कि 5 पिलर्स हैं, लिख लेना। देयर आर 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स
एक प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे, टू द पॉइंट लिख रहे हैं बहुत ही, बल्कि और भी कम करके लिखा रहा हूं। देयर आर 5 हेड्स ऑफ अकाउंट, और इसका सबसे आसान तरीका यह है याद करने का, अल्सर हो गया बोल देना, अल्लाह ना करे, वो तो मेडिकल लैंग्वेज में होता है, यूज से होता है, उसको अल्सर कर दो। ए स्टैंड फॉर एसेट्स, जो अभी हमने पढ़ा है। एन स्टैंड फॉर लाइबिलिटीज, सी स्टैंड फॉर, ये तीनों हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में अभी पढ़ा थे। एसेट भी पढ़ लिया था, लाइबिलिटी भी पढ़ ली थी, और कैपिटल भी पढ़ लिया था। ई नया है, दैट इज एक्सपेंसेस, एंड आर स्टैंड फॉर, लिख लेना बेटा जरा सा, ये बहुत स्ट्रांग होने चाहिए बेटा, ये सबसे ज्यादा तुम्हें स्ट्रांग, इनके डिफरेंशिएट तुम्हें पता होने चाहिए। जितने भी इनिशियली जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं उनको ये बहुत पक्का याद हो बेटा, इसके ऊपर सारा डिपेंड करता है, रिलाई करता है, ये पिलर्स हैं, तुम्हारी बुनियाद है। एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज। पहली हेडिंग डालो जल्दी से, एसेट्स की पहली हेडिंग मार्क करो जरा, एसेट्स। पहली डेफिनेशन एसेट की वो ही लिख दो जो तुमने अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखी हुई है, रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज कॉल्ड एसेट्स। पहली डेफिनेशन वही लिख दो जो नोट्स प्रॉपरली बना रहे हैं, रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज कॉल्ड एसेट्स, जो तुमने अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखी थी, रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज कॉल्ड। लेकिन एक और करके एक और डेफिनेशन लिख लेना, थोड़ी सी डिटेल वाली है तो जरा ज्यादा समझ आ जाएगा। दोज नेचुरल रिसोर्सेज भी कभी होते हैं, ताकि तुम्हें याद रहे, और मैन मेड, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो या मैन मेड रिसोर्सेज हो, विच आर बेनिफिशियल फॉर जनरेटिंग रेवेन्यूज, जिसको बेनिफिट भी कह सकते हो। वो तमाम के तमाम नेचुरल रिसोर्सेज या मैन मेड रिसोर्सेज जो कि जनरेट कर सके रेवेन्यूज आर कॉल्ड एसेट्स। इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोनॉमिकल बेनिफिट हो, फाइनेंशियल बेनिफिट हो, जो किसी तरह का भी आपको बेनिफिट दे दो, दे आर कॉल्ड एसेट्स। असल में ये सारी चीजें मैक्सिमम जो है कवर कर लोगे, इसलिए कि सारी चीजें ये आएंगी। उस वक्त जो है सरप्राइज नहीं होगे, बोलोगे यार ये सुना हुआ है। सबसे पहले एसेट डिस्ट्रीब्यूट हुए किसमें बेटा? गलत, टेंजिबल, और उसके बाद आएगा बेटा टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स में जो है सबसे पहले अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने इनको ब्रेक कराए, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। पहला पॉइंट लिखना टेंजिबल एसेट में, भाई ये देखो ये सारा आएगा, फिर अकॉर्डिंग टू आईएएस वो डेफिनेशन सब लिखवाएंगे जब वो तुम पढ़ोगे, जो पर्टिकुलर जिस आईएएस के अंदर आएगा। लेकिन तुम्हें एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए, टेंजिबल एसेट्स में लिख लो विच कैन बी सीन, कैन बी टच्ड, जिसको देख भी सकते हो और छू भी सकते हो, विच कैन बी सीन, कैन बी टच्ड, आईएएस की डेफिनेशन है। इंटेंजिबल में लिख लेना विच कैन नॉट बीन सीन, टू द पॉइंट लिखवा रहा हूं बच्चे, इतना ही बस याद होना चाहिए। लंबी कहानियां सुननी हो तो पूरी बुक से पढ़ लेना, कोई मसला नहीं है। इंटेंजिबल एसेट में विच कैन नॉट बीन सीन, कैन नॉट बीन टच, ना देख सकते हो ना छू सकते हो, विच कैन नॉट बीन सीन, कैन नॉट बीन टच्ड,
दूसरा पॉइंट लिख लेना। पहला पॉइंट क्या लिखा था टेंजिबल में? which can be seen, can be इसका दूसरा पॉइंट लिखना विद फिजिकल सब्सटेंस। दो ही प्रॉपर्टी है। IAS 38 के अंदर मेरे ख्याल से जब इंटेंजिबल एसेट्स पढ़ोगे तो डिटेल में पढ़ोगे IAS 38 में। which can be seen, can be touched, which cannot be with physical substance। क्या लिखा? with intangible asset में क्या लिखा था? which cannot be seen, cannot be without physical substance, without physical substance। हम पहला हेड ऑफ अकाउंट को डिटेल में पढ़ रहे हैं। पता नहीं कितनी मर्तबा, हजारों मर्तबा ये इन्वॉल्व होगा। इनको बहुत अच्छा कर लो बच्चों, बार बार कह रहा हूं, इसी से जर्नल एंट्रीज बनेंगी। इसको अच्छी तरह इनटेंजिबल एसेट्स की कुछ एग्जांपल लिख लो। फॉर एग्जांपल गुडविल, कॉपीराइट्स, गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, फ्रेंचाइज, ट्रेडमार्क, ये सारे इनटेंजिबल एसेट्स हैं। भाई क्या कि तुमने जो है क्या ले लिया है? नाम ले लिया, फ्रेंचाइज खोल दी है, तुम्हारी थोड़ी है भाई। क्या तुमने राइट्स लिए उससे, और किसी जगह पे क्या कर दिया तुमने? ऑफिस खोल लिया है। और लोगों की क्या कर रहे हो तुम? हर रजिस्ट्रेशन पे तुम्हें पैसे मिल रहे हैं। यूफोन वाले यार देखें जो बिल भरते हैं, मोबाइलिंग वाले के जो ऑफिस बने हुए, ये सारे क्या हैं? आपको जो है जाके मोबाइलिंग से जो है कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और उसके जो है सारे लीगल रिक्वायरमेंट जो है पूरे करने पड़ेंगे। वो आपकी एक कंपनी की रजिस्टर्ड जो है फ्रेंचाइज बन गई है। लेकिन आप बोलोगे भाई मैं क्या कमाऊंगा? तो जितने बिल भर के देते हैं उसका मेरे ख्याल से 2% या 3% मिलता है। पहले तो 10% रिटर्न था। जो ये बिल, जो पोस्ट पेड लाइन्स की बात कर रहा हूं, पोस्ट पेड लाइनों का जो बिल भरते थे फ्रेंचाइज में, अब तो इन्होंने खत्म ही कर दिया। वो ऑनलाइन ही आप भर दो, किसी भी, इतने सारी एप्स वगैरह आ गई हैं। ये आपने लिखा टेंजिबल में और इनटेंजिबल। टेंजिबल में लिखा है विच कैन बी सीन, कैन बी टच्ड विद फिजिकल सब्सटेंस। अब यार देखना बेटा, ये टेंजिबल एसेट्स जो है, ये टेंजिबल एसेट्स जो हैं आपके सब डिवाइड हुए हैं दो पार्ट्स में। गलत नहीं करना बल्कि वापस से बना लेना। टेंजिबल और सब डिवाइड होता है, जो आप अभी नाम ले लेते हैं। एक का नाम क्या था? वेरी गुड बेटा, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, जिसको सो कॉल्ड तुम लोग जो है मेरे ख्याल से फर्स्ट इंटर में फिक्स एसेट भी बोलते थे। लिख लो। वैसे तुम्हारे जितनी जगह पे भी तुम यूज करोगे वो नॉन करंट एसेट, हमें भी इसके यूज टू हो गए, नॉन करंट एसेट ही लिखते हैं। फिक्स एसेट भी एक ही बात होती है। लिख लेना इसके पहला पॉइंट लिखना करंट एसेट का, नॉन करंट एसेट का पहला पॉइंट लिखो, इट कैन बी यूज मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ऐसे तमाम के तमाम एसेट्स, ऊपर तो कैरेक्टरिस्टिक पहले ही बता दिए कि फिजिकल सब्सटेंस में होना चाहिए, छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। आगे बता रहा है कि वो विच कैन बी यूज मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, जो आप 1 साल से ज्यादा के अरसे तक यूज कर सको। इधर लिखोगे करंट एसेट में which can be used within an accounting period, जो 1 साल के अंदर के अरसे तक यूज कर सकते हो। ये डिफरेंशिएट करने के लिए 1 साल का जो है, हम अपने टीचर से पूछे थे कि बीच में 1 साल को क्यों डाला है, ताकि दोनों का डिफरेंशिएट जरा बच्चों को ज्यादा क्लियर हो जाए। इसका ये मतलब है ये लंबे अरसे तक यूज होता है, फॉरसेबल फ्यूचर ऑफ टाइम, जब तक यूज कर सकते हो कर लो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तक। तुम्हें लगता है ऑर्गेनाइजेशन में
अपने घर की एग्जाम्पल ले लो, एक पंखा लगाया तुमने, सीलिंग फैन, बड़ी मशहूर है जमाना, मेरी एग्जाम्पल है, पंखा लगाया नया 5,000 रुपए का, कितने का है, 7-8 हजार का हो गया होगा, छत का पंखा यार। 3 साल तक तो बिल्कुल बेहतरीन चलेगा मेरे ख्याल से, है ना, 3-4 साल तक, एक एवरेज एग्जाम्पल ले रहे हैं। 3-4 साल के बाद थोड़ा स्लो हो गया, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, 100 रुपए उसको दिए, 100 रुपए का कैपेसिटर चेंज कर दिया, तेज चल गया, साल भर और चल गया, 2 साल और चल गए, फिर वापस स्लो हो गया, फिर कैपेसिटर बदलवाया, 6-7 साल चल गए, फिर एक दिन चलाया, मुस्कुरा गया बेचारा। मुस्कुराने का मतलब जल गया, बावलो, बदबू आ रही है। अब क्या हुआ, अभी भी हम इतने ढीठ के बच्चे हैं, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, 50 रुपए का उतरवाएंगे और जाके उसकी वाइंडिंग करवा लेंगे 2,000 रुपए की। और मेरा जैसा बंदा हो तो मैं बोलूं जरा रंग भी कर देना, 500 रुपए का नया हो जाए ना, नए जैसा, और बेरिंग वगैरह भी चेंज कर दो। 7 साल पहले यूज कर लिया, अब क्या हुआ, वापस से लगाया, 2-3 साल फिर चला, 10-12 साल के बाद अब बार बार मुस्कुराने लग गया। अब नीड टू चेंज ना, यानी रिप्लेस करने का वक्त आ गया। इसके बाद भी हम उतरवाएंगे और कबाड़ियों को बोलेंगे बिल्कुल नया है, 12 साल चलाने के बाद, चूसने के बाद बिल्कुल इसका अल्लाह माफ करे जूस निकाल दिया है। तो सोचो, एक 5-8 हजार के पंखे के साथ तुम ये हशर कर रहे हो, तो जो मिलियंस और बिलियंस के जो नॉन करंट एसेट लेते होंगे, तो उनको क्या फौरन क्या हद 2-4 साल के बाद चेंज करती होगी कंपनी? दिमाग खराब है क्या? 5 टन का एसी लगाया है, बोल रहा है 5 साल तक चल रहा है, 24 घंटे चलता है, एचआर वालों को भी कंप्लेन बार बार चेंज होता है, तो आगे डायरेक्टर्स बोलते हैं अभी तो लगवाया था, 5 साल का मतलब वो 24 घंटे चलता है। पीएसओ की बात कर रहा हूँ, यानी इतनी गर्मी में बैठ रहे हैं, इतने बड़े एसेट नहीं चेंज करते हो, उसको चेंज करने की अर्जी तो बोल रहे हैं कि ये चेंज नहीं करो, ऐसा करो, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वालों को चेंज करो, ये बार बार हर चीज को चेंज करने का बोलते हैं। 5 साल तक जो चीज 14-18 घंटे एसी चल रहा है, और सबसे बड़ा ब्लंडर हो गया कि उसमें एक 5 टन का लगा, उसमें सारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे पीएसओ के अंदर बैठते हैं, तो वो बार बार, अब जाहिर सी बात है इतना चल रहा है, तो बोले मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वालों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो, ये बार बार हर एसेट को चेंज करने का बोलते हैं। उसको पता है स्टेट को कि भाई पैसे नहीं निकलने चाहिए। तो मेरा सवाल ये है, विच कैन बी यूज मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, मिनिमम 1 साल तक, और विच कैन बी यूज विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड। सेकंड पॉइंट लिखना नॉन करंट एसेट का, दे कैन नॉट चेंज देयर शेप इजीली, ये अपना शेप इतनी जल्दी जल्दी चेंज नहीं करते कंपैरेटिवली, दे कैन नॉट चेंज देयर शेप इजीली, नॉन करंट एसेट का है। लेकिन करंट एसेट का है, दे कैन चेंज देयर शेप इजीली। They can change their shape easily. तीसरा लास्ट पॉइंट लिख लें, दे आर नॉर्मली इन बिग अमाउंट्स। नॉन करंट एसेट बहुत बड़े अमाउंट्स के होते हैं, यानी ये खर्चा जो है इनका बड़ा होता है। दे आर नॉर्मली इन बिग अमाउंट्स, दे आर नॉर्मली इन स्मॉल अमाउंट्स। शेप से क्या मतलब है? बिल्डिंग का कैसे शेप चेंज होगा, इक्विपमेंट का कैसे शेप चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल लिखना फिक्स एसेट में, फिक्स एसेट की एग्जाम्पल लिखना, यानी नॉन करंट एसेट की, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, सारे आएंगे बेटा। ये 16 ही मेरे ख्याल से सबसे पहला सर जो है इसी पर स्टार्ट करेंगे, तुम्हारा FAR 1 का जो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज IS 16, माइट बी सबसे पहला IS 16 ही स्टार्ट होगा। PPE दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके अंदर ये पूरे नॉन करंट एसेट की ही डिटेल है। जरा अच्छी तरह से सीख लो, समझ लो, तो ज्यादा अच्छी तरह से कन्वीनियंटली समझोगे। क्या लिखा, आप लोगों ने टैक्स की भी क्लास ली थी सारे स्टूडेंट से, वही सेम कॉमन बच्चे बैठे हुए। नेक्स्ट देखो इसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रेमिसेस एक वर्ड आएगा। अब किसी पे डेप्रिसिएशन लग रहा होगा, किसी पे डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा होगा, वो इसकी डिटेल तुम जब पढ़ोगे, लेकिन पहले तो पता तो हो कि कौन सी चीजें नॉन करंट एसेट है।
इससे ये क्लासें तुम्हें लाजमी पैरेलल चलेंगी। 3-4 क्लासेस के अंदर एटलीस्ट हम इतना कर लेंगे इंशाल्लाह कि आपकी रेगुलर क्लास उधर से भी स्टार्ट हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात? तो इंशाल्लाह तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बिल्डिंग लिख ली, फर्नीचर लिख लिया, फिक्सचर एंड फिटिंग्स, मोटर व्हीकल, डिलीवरी वैन, वेयर हाउस। इसके बाद करंट एसेट्स में लिख लो जरा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक लिख लेना। स्टॉक इधर बोलते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी का नाम नहीं आएगा। जो सेकेंड ईयर कॉमर्स वाले लड़के हैं, बच्चे हैं, इधर मर्चेंडाइज इन्वेंटरी का नाम नहीं लिया जाता। ये आईएएस के अंदर वो अमेरिकन स्टैंडर्ड की हम अकाउंटिंग पढ़ते थे, जो अकाउंटिंग पढ़ते हो बीकॉम में और फर्स्ट ईयर में बेटा। लेकिन टर्मिनोलॉजी तुम्हें सारी पता होनी चाहिए। स्टॉक लिखा, प्रीपेड्स लिखो, एक प्रीपेड्स जिसको एडवांसेस भी कहते हो, जो तुम अपने मोबाइल के अंदर जो क्रेडिट डलवाते हो यार, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड्स। एक वर्ड लिखो, स्टॉक लिखा आपने, प्रीपेड लिखा। ऑफिस सप्लाईज लिख लेना, स्टेशनरी को बोलते हैं। जो ये स्टेशनरी यूज होती है लेकिन साल में यूज होती है, कम हो जाती है, फिर खरीदते हैं। कैश इन हैंड, जो सेफ में पड़ा हुआ है, आज 5 लाख रुपए हैं, किसी को पेमेंट दे दी, फिर कम हो गए, फिर कल वापस आ गए। एक साल के अंदर पता नहीं कितनी मर्तबा अप एंड डाउन होता होगा। बैंक अकाउंट कितनी मर्तबा मेरे ख्याल से चेंज होगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। एक लिख लेना, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्राइस बॉन्ड्स को कहते हैं बेटा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट एसेट्स में आता है। अकाउंट रिसीवेबल, बिल्कुल सही है। अकाउंट रिसीवेबल, कोई बताएगा? अकाउंट ट्रेड रिसीवेबल एक ही बात है। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या है? जिनको, वेरी गुड बेटा, जिनको गुड्स हमने क्रेडिट में, जिनसे पैसे रिसीव करने हो। इसका दूसरा नाम क्या है? वेरी गुड, डेटर्स। बी साइलेंट है, डेटर्स, डेटर्स। अच्छा जी, ऑफिस सप्लाईज लिखा, प्रीपेड लिखा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। फिक्स एसेट में थोड़ी सी 2-3 लाइनें छोड़ देना, कोई और नेम आएंगे तो इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। ये पहला हेड ऑफ अकाउंट कंप्लीट हुआ है, दैट इज एसेट। 2 टाइप्स हैं, पहले टेंजिबल और इनटेंजिबल। तुम ज्यादातर डिटेल में अभी जो स्टार्टिंग तुम्हारे टेंजिबल एसेट से होगा, और इसमें भी टेंजिबल में नॉन करंट एसेट की डिटेल में पहला चैप्टर आई होपफुली वो जो है सर स्टार्ट करवाएंगे। तो नॉन करंट एसेट में आपने सारी ये डिटेल्स लिख ली। ये पहला हेड ऑफ अकाउंट आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा हेड ऑफ अकाउंट क्या था? लायबिलिटीज। अल्सर था ना बेटा, याद करो। पहला एसेट पढ़ लिया हमने, फिर एल था लायबिलिटीज। पहली डेफिनेशन वही लिख देना जो तुमने अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखी थी। रिसोर्सेज सप्लाइड बाय अदर पीपल इज कॉल्ड लायबिलिटीज। पहली डेफिनेशन तो वही लिख लो। दूसरी बता रहा हूं, जरा लिख लो। रिसोर्सेज सप्लाइड बाय अदर पीपल इज कॉल्ड लायबिलिटीज। और करके लिखोगे, बिजनेस ऑब्लिगेशंस आर कॉल्ड लायबिलिटीज। बड़ी जबरदस्त डेफिनेशन है। कारोबारी कर्जा उर्दू में लिख लेना, बिजनेस ऑब्लिगेशंस आर कॉल्ड लायबिलिटीज। बिजनेस ऑब्लिगेशंस which we have to pay back, लाजमी पे बैक करना है। बिजनेस ऑब्लिगेशंस आर कॉल्ड लायबिलिटीज। वो तमाम के तमाम पैसे जो किसी इंस्टीट्यूट से लिए हो, किसी इदारे से लिए हो, किसी बैंक से लिए हो, किसी पर्सन से लिए हो, लेकिन उसके पीछे खालिसतन नीयत है वापस करने की। अब ये नहीं बोलना सर अगर ना करें वापस, ये चोरी चकारी नहीं सिखाने आए। It's called liabilities। लिख लेना बेटा, liabilities की 2 टाइप्स है हमारे पास। एक नाम है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज
और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, जिसको तुम लोग करंट लाइबिलिटीज भी कहते थे, एक ही चीज है भाई। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, और यू कैन से दैट करंट लाइबिलिटीज। So what is the main difference between the long term liabilities and the short term liabilities? लिखो, पहला पॉइंट लिखना बेटा, which we have to pay back more than one accounting period. ऐसा तमाम कर्जा जिसको सेटल करने के लिए तुम्हें 1 साल से ज्यादा का अरसा मिला हो, that is called long term liabilities, which we have to pay more than one accounting period. Short term liability में लिख लेना, which we have to pay within an accounting period. फिर वही वाली बात, दोनों को डिफरेंस देने के लिए अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने 1 साल का जो है अरसा बोला है, ताकि बच्चों को ज्यादा क्लियर हो जाए, which we have to pay within an accounting period. एग्जाम्पल में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में फॉर एग्जाम्पल करके लिख लेना, बैंक लोन, बैंक लोन, मोर्गेज। कोई बताएगा मोर्गेज का क्या मतलब होता है? अपनी किसी भी प्रॉपर्टी के कागजात तुमने कहां रखवा दिए? बैंक में रखवा दिए बच्चे, और उसके ब्याज पे आपने क्या ले लिए? लोन ले लिया, और जब वो आप लाइबिलिटी जो है कंप्लीट करोगे तो आपको वो कागजात वापस मिल जाएंगे। और अगर आपने पे नहीं करे, एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, तो फिर क्या होगा? बैंक जो है उसको सेल आउट कर देगी, है ना, उसका नीलामी ऑक्शन कर देगी। इसके अंदर एक और लिख लेना, जैसे आप जो है फाइनेंस करवाते हो, कार फाइनेंस, लीजिंग भी है जो कार फाइनेंस, इसमें आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पता नहीं कितनी मर्तबा आगे आएगा, इधर लिखना भाई, ये नाम है लोन नोट्स। ये मैं बात कर रहा हूं लोन नोट्स की कंपनी अकाउंट्स के लिहाज से। भाई थोड़ा सा कंपनी अकाउंट्स को भी साथ साथ लिख के लेके चलो ना। लोन नोट्स, लोन नोट्स जो है आपकी लाइबिलिटीज है, स्पेशल टाइप के जो है बॉन्ड्स होते हैं, जो शायद तुमने फर्स्ट से इंटर में पढ़े होंगे, डिबेंचर्स, याद आ रहा है बहुत, स्लैश करके डिबेंचर्स भी लिख लेना। वैसे इधर वर्ड डिबेंचर नहीं आएगा, पूरे उसमें तुम्हें लोन नोट्स ही लिखा हुआ आएगा। स्पेशल टाइप्स के जो शेयर्स होते हैं जिसके ऊपर आपको रेट ऑफ रिटर्न हर साल देना कंपलसरी है, उसका प्रॉफिट से कोई भी ताल्लुक, ये डिटेल में सारी चीजें पढ़ोगे। लेकिन अभी मैं इतना एडवांस नहीं जाना चाह रहा, इसलिए कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो वेरी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ये तमाम के तमाम पैसे हमें 1 साल से ज्यादा अरसे में पे करने हैं। करंट लायबिलिटी में लिख लेना यूटिलिटी बिल्स, यूटिलिटी बिल्स। तुम्हारे घर पे जो लाइट का बिल आता है, जो लाइट का बिल आता है, तो देखा होगा 10 या 12 दिन का मेरे ख्याल से मार्जिन मिलता है, पता होगा कितना, 10-12 दिन का होता है, एक हफ्ते का। वो जो आपके पास जो बिल आया है वो आपके लिए करंट लायबिलिटी है, उसको पे करने के आपको कितने दिन मिले? 10-12 दिन। आपके घर में जितने भी आपके बहन भाइयों के जो स्कूल से वाउचर्स आते हैं, देखा होगा 5 या 10 तारीख को पे करना होता है। अगर 10 तारीख तक पे कर दिए तो विद इन द ड्यू डेट, और अगर 10 दिन के बाद करे, 10 तारीख के बाद करे, तो वो सरचार्जेस लगाते हैं, पता होगा, पेनल्टी लगाते हैं कुछ। तो अगर विद इन द ड्यू डेट कराए, ये सबको पे करने के आपको हार्डली 10, 12, 15 दिन मिलते हैं। तो तमाम की तमाम ऐसे एक्सपेंसेस जिसको पे करने के लिए आपको विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड, अच्छा आपने गुड्स सोल्ड आउट करे, आपने गुड्स सोल्ड आउट करे या गुड्स परचेज करे, गुड्स परचेज करे, और आपके सप्लायर ने आपको कितने महीनों का टाइम दिया? 2 महीने का, यानी अराउंड 60 डेज। तो ये आपको 60 डेज किस में आएगा बेटा? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में आएगा। तो इसमें लिख लेना क्रेडिटर्स,
इसमें लिख लेना क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का दूसरा नाम भाई अकाउंट पेबल। टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी याद कर लेना यार, इसलिए कि ये आई कैप का कोई दीन-ईमान नहीं है, दोनों एक साथ चलाता है। कभी डेटर्स लिखा हुआ आ रहा होगा, कभी अकाउंट रिसीवेबल आ रहा होगा। कुछ चीजें है ना बच्चे अपने नॉन सीरियस एक्टिविटी की वजह से इतना मुश्किल कर देते हैं, टॉपिक इतना मुश्किल होता नहीं है। हाँ कहीं पे हम जरूर बोलेंगे भाई देखो ये टेढ़ी चीज है, पहले ही जो है इंसान की तरह बिल्कुल पक्का समझ लो, है ही चीज मुश्किल। और कभी जो है ना नॉन सीरियस एक्टिविटी की वजह से बच्चा खुद उसको मुश्किल बना देता है। अब ये इधर बता दिया है कि क्रेडिटर्स को अकाउंट पेबल बोलो, एक और नाम आएगा सप्लायर्स, सब एक ही के नाम है। इसके बाद वेरी गुड बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके बाद लिखोगे शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट का दूसरा नाम है शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस। आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, किसी को पता है बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब? आपके बैंक में इतने पैसे नहीं है और आपने, और ये किसको ऑप्शन मिलता है? कंपनीज को, इंडिविजुअल को तो मिलता ही नहीं है भाई, सिर्फ कंपनीज को मिलता है। नहीं सही कह रहा है, लेकिन इंडिविजुअल यानी एक मेरे या तुम्हारा जो इंडिविजुअल अकाउंट है कंपनी को, कंपनी रजिस्टर्ड करवा रहा होगा। नहीं नहीं वो क्या है, वो तो क्रेडिट कार्ड की बात नहीं कर रहा, वो तो आपके में एक लिमिट आ गई है। ये तो ओवरड्राफ्ट के अंदर जो एक लिमिट सैंक्शन करी जाती है बाकायदा। मैं समझ गया तुम क्रेडिट कार्ड को उसके अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट में लेके जा रहे हो, कह सकते हो, लेकिन मैं जो अभी बताना चाह रहा हूं जैसे एक लिमिट दी जाती है बैंक की तरफ से, आपको अपनी कंपनी क्या करवानी पड़ती है? रजिस्टर्ड। तो उसके ऊपर शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट। और कोई आ रही है एग्जांपल? जितने अक्रूड एक्सपेंसेस हैं, अक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब बताओगे कोई? जितने भी, वेरी गुड, एक्सपेंसेस इनकर्ड हो गए, आगे पेबल भी लिख देना बेटा, बिल्कुल सही है, पेबल। एक और नाम सुना शायद तुमने, अनअर्न्ड इनकम। तो बताएगा अनअर्न्ड इनकम का मतलब? वेरी गुड, एडवांस इनकम। ये एडवांस इनकम का मतलब बताओ? इनकम रिसीव कर दी है लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड, बिल्कुल सही है। पैसे मिल गए हैं लेकिन अभी तक हमने काम या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी है। जैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे तो ये अनअर्न्ड इनकम हमारी अर्न्ड इनकम बन जाएगी, यानी हमारी ये रियल इनकम बन जाएगी। जब तक हम सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए क्या होगा बेटा? अनअर्न्ड, यानी हमारे लिए क्या होगा? ये लायबिलिटी होगी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है। जरा और सुनो, एक मिनट। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस करवाया, सुनो भाई। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस करवाई, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया, प्रॉफिट ओरिएंटेड, नॉन प्रॉफिट, फिर हमने करवाया क्या आगे? टाइप्स ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद टाइप्स ऑफ ओनरशिप इन बिजनेस बताया, सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा ये एक, फिर मैं कह रहा हूं ये बेसिक अकाउंटिंग है, लेकिन तुम जो जिस फील्ड में आए हो ये मिनिमम साइड पे इतनी चीज तुम्हें सबको वर्बली याद होनी चाहिए बच्चे। फिर हमने डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी, उसके अंदर हमने दो हेड्स को आज कंप्लीट करा है, एसेट और लायबिलिटी। कल हम जो है एक्सपेंसेस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, चलो ओके।